नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी का बाल विकास का जो पार्ट चल रहा था उसके अंतर्गत कल तक हमने अध्ययन किया था कि विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। कल हमने थोड़ा सा देखा था कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 मानी गई हैं। पहली तो जो मानी गई है वो शेषवावस्था मानी गई है। शेषवावस्था के अंतर्गत जो आयु सीमा का जो निर्धारण किया गया है वो किया गया है दोस्तों 0 से लेकर 6 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शेषवावस्था को माना गया है। उसके बाद दूसरी जो अवस्था है बाल्यावस्था, उसको जीवन काल माना गया है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के लिए। तीसरी आती है किशोरावस्था, जिसका कार्यकाल माना गया है 13 से 19 वर्ष। कुछ विद्वान जो हैं वो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम बताया है उन्होंने वो 3 से 6 वर्ष बताया है। जब हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को अलग अलग बाल्यावस्था के 2 भागों के रूप में पढ़ते हैं तो हमारा जो शेषवावस्था है वो 2 भागों में टूट जाती है। तो शेषवावस्था का काल माना जाएगा 0 से 3 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। अब हम पढ़ते हैं इनकी कुछ विशेषताएं और इनके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ कथन दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शेषवावस्था। शेषवावस्था जो है वो विकास की आधारभूत अवस्था मानी जाती है। विकास की आधारभूत अवस्था से तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी बालक का शेषवावस्था में विकास अच्छे से हुआ है तो उसका पूरे जीवन भर शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहेगा। इसलिए शेषवावस्था को जीवन की आधारभूत अवस्था माना जाता है। दूसरा इसके अंदर बिंदु आता है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एनिमिज्म। ये इंग्लिश वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और ये इंग्लिश वर्ड आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत ऐसे के ऐसे देखने को मिल सकते हैं और 2-3 बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, उदाहरण देकर कि जैसे चांद तारे मेरे हुक्म के गुलाम हैं, वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं। तो इस अवस्था के अंतर्गत बालक कौन सी अवस्था को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बना के दे देगा आपको शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके अंतर्गत शेषवावस्था। दूसरा कल्पना की सजीवता के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत बालक प्रत्येक चीज़ को सजीव मानता है। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा खेल रहा है और उसको किसी चीज़ की लग गई, लगने पर वह अपनी मम्मा से शिकायत करता है कि मम्मा मुझे इस वस्तु ने डांटा या मुझे बेड ने मारा। तो ऐसी शिकायत जो करता है तो वह बालक उन सभी चीज़ों को सजीव मानकर ही करता है। तो ये विशेषता हो गई अपनी शेषवावस्था की। अगली विशेषता है आत्म केंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है और आपको बता दें कि एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म जो दोनों विशेषताएं हैं वो जीन पियाजे नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा बताई गई हैं। आत्म केंद्रितता के अंतर्गत आता है कि बालक स्वयं को केंद्र मानता है और ये सोचता है कि इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के लिए हो रहा है। जैसे कि बादल मेरी साइकिल को फॉलो करते हैं, उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत बालक समझ रहा है कि वह स्वयं जो है वो इसका केंद्र है और सभी वस्तुएं उसी के लिए क्या है, कार्यरत है। अगली विशेषता आती है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन से तात्पर्य ये हुआ कि बिना तर्क के, बिना किसी लॉजिक के बच्चा इस अवस्था में बातें करता है, एक ही बात को बार बार पूछता है, दोहराता रहता है। तो ये अवस्था कहलाती है अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसके बाद इसकी विशेषता आती है पेशीय कौशलों का विकास। इस अवस्था के अंतर्गत बालक के अंतर्गत जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। उसके जो पेशियाँ होती हैं उनके अंतर्गत विकास होता है। उसके बाद आता है भाषाई विकास। भाषाई विकास जो है वो सबसे अधिक इसी अवस्था के अंतर्गत होता है। बालक जो भी कुछ सीखता है उसका लगभग 30 से 40% इसी अवस्था के अंतर्गत वह सीख जाता है। अगली विशेषता है इसकी जिज्ञासा।
बालक हर वस्तु के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है और तभी वह अपने माता पिता से, अभिभावकों से बार बार एक ही वस्तु के बारे में एक से अधिक बार पूछता रहता है कि यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसे है। इसके बाद इसकी विशेषता आती है सीखने की तीव्र गति। सीखने की तीव्र गति से तात्पर्य है कि बालक जो होता है वह इस अवस्था के अंतर्गत उसे जो कुछ भी सिखाया जाता है वह शीघ्रता से सीख जाता है। इसके अंतर्गत जीन पियाजे का एक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताया गया है कि बालक का जो मस्तिष्क है वह एक कोरी स्लेट के समान है, जिससे उसने नाम दिया था टेबुला रासा। तो कोरी स्लेट के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा जाता है वह उसे जल्दी से पकड़ लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं सीखने की तीव्र गति। अगला आता है प्रबल काम प्रवृत्ति। इस अवस्था के अंतर्गत बालक अपनी काम प्रवृत्ति को तीव्र करता है और वह उसका प्रदर्शन, जैसे अंगूठे को चूसना, किसी के किस करना, इस प्रकार से वह अपनी इस काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। इससे अगली विशेषता आती है विपरीत लिंगी आकर्षण। इसके अंतर्गत विद्यार्थी या बालक जो होता है वह अपने विपरीत समूह के प्रति आकर्षित होता है। जैसे लड़का जो होता है वह अपनी माता के प्रति और लड़की जो होती है वह अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है या फिर उनके पास अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती है। उसके बाद आता है एक विशेष बिंदु है कि फ्रायड जो है उन्होंने कहा है कि 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि विकसित हो जाती है। अभी बताया था कि विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है और ये जो विपरीत लिंगी आकर्षण जो होता है वह क्या होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि के रूप में विकसित होता है। ये इलेक्ट्रा और ओडिपस जो है वह एक पुरानी प्रेम कथा की जो नायक हैं वो हैं। तो इसके अंतर्गत लड़का जो होता है वो ओडिपस होता है और लड़की का नाम होता है इलेक्ट्रा। तो उन्हीं के नाम के आधार पर और इन ग्रंथियों को इलेक्ट्रा और ओडिपस नाम दिया गया है। उसके बाद अगली विशेषता आती है अंतर्मुखी स्वभाव या स्वलीनता, जिसका नाम दिया गया है ऑटिज्म। अंतर्मुखी स्वभाव जो स्वलीनता होती है वो ऑटिज्म के रूप में जानी जाती है और यह क्वेश्चन पिछली सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया था कि ऑटिज्म किस अवस्था की विशेषता है। तो ऑटिज्म जो है वो शेष अवस्था की विशेषता है। अगला आता है नार्सिज्म, स्वयंमोह, यानी बालक जो होता है वह स्वयं से प्रेम करता है। बालक शीशे के अंतर्गत अपने आप को देख के हंसता रहता है, उसी के अंतर्गत वह प्रसन्न रहता है। इसके अलावा जो अन्य नाम है इस अवस्था के वो हैं खिलौनों की आयु, टॉय एज, यानी बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत खिलौनों का अधिक प्रयोग करता है और उन्हीं के अंतर्गत व्यस्त रहता है, इस कारण इस अवस्था का नाम दिया गया है टॉय एज। उसके बाद इस अवस्था को कहते हैं प्राक विद्यालय अवस्था यानी प्री स्कूल एज। जैसे बालक लगभग 5-6 साल का हो जाता है तो वह विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है और शेष अवस्था जो होती है वह 0 से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विद्यालय पूर्वावस्था। उसके बाद है संवेगों का प्रदर्शन, जो अभी आपने बताया था कि अपने संवेगों का प्रदर्शन किसी वस्तु के साथ खेल रहा है, अगर उसको उसी वस्तु पर गुस्सा आया तो वह उसको तोड़ देता है। इस प्रकार से वह अपने आक्रामक और प्रेम के रूप में जो भी संवेग दर्शाता है उनका प्रदर्शन करता है। उसके बाद है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक ही बात को वह बार बार पूछता है। उसके बाद कहा कि अनुकरण का सिद्धांत इसकी अगली विशेषता है, यानी बालक जैसा देखता है उसी का अनुकरण करते हुए सीखता है। आश्रितता जो विशेषता है यह शेष अवस्था की विशेषता है। आश्रितता का मतलब ये हुआ कि बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के ऊपर आश्रित रहता है, वह अपने स्वयं के कार्य अच्छे से संपन्न नहीं कर पाता है, इसलिए इस अवस्था को आश्रितता की अवस्था माना जाता है। उसके बाद आता है नैतिकता का अभाव। बालक जो होता है जन्म के समय वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है,
तो उसके अंतर्गत नैतिकता का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है। वह अपने से बड़ों का कभी कभार आदर नहीं करता है। तो यह सभी बातें शेष अवस्था के अंतर्गत आती हैं। सामाजिकता की शुरुआत, यानी सामाजिकता की शुरुआत से तात्पर्य ये हुआ कि बालक जो है वह अपने समायु के जो बच्चे हैं उनके साथ रहना, खेलना, उठना बैठना पसंद करना प्रारंभ कर देता है, यानी वह एक प्रकार से समाज से जुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सामाजिकता की शुरुआत की अवस्था, तो वो मानी जाएगी शेषवावस्था, और एक सामाजिकता की अवस्था वह मानी जाती है अपनी किशोरावस्था। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शेषवावस्था को क्या माना है, सबसे महत्वपूर्ण माना, जिनमें से फ्रायड, यूंग, स्ट्रेंग, गुडएनफ, वैलेंटाइन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने शेषवावस्था को विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में माना है। अगला बिंदु आता है अपना बाल्यावस्था। शेषवावस्था के बाद में आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु सीमा जो मानी गई है वह 7 से 12 वर्ष मानी जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जो है वो क्या, जीवन का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था वो है क्या, यथार्थ से परिचय और विधायकता और रचनात्मकता का दौर। विधायकता और रचनात्मकता का दौर से तात्पर्य ये हुआ कि बालक जो है इस अवस्था के अंतर्गत काम प्रवृत्ति उसके अंतर्गत शून्य के बराबर पाई जाती है, तथा वह जो कामुक ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा उसके खेल में या फिर शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को विधायकता या रचनात्मकता की अवस्था माना जाता है। फ्रायड ने भी यही कहा है कि इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो होती है वह मार्गांतरीकरण करके खेल कूद, चित्रकारी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सृजनात्मकता या रचनात्मकता गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विधायकता या रचनात्मकता की अवस्था कहा जाता है। अगला बिंदु आता है इसके अंतर्गत की काम प्रवृत्ति होती है वो न्यून होती है या शून्य होती है। समलिंगी आकर्षण पाया जाता है, यानी लड़का जो है वो लड़कों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है। उसके बाद है बहुमुखी स्वभाव। बहुमुखी स्वभाव से तात्पर्य हुआ कि वह अपने बारे में न सोचकर सभी के बारे में एक जैसा सोचते हैं। उसके बाद कुछ विशेष बातें हैं कि रोस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बाल्यावस्था में बालक अनिवार्य रूप से किसी न किसी समवयस्क समूह का सदस्य बन जाता है। यानी अभी हमने बताया कि उसके अंतर्गत बहिर्मुखी स्वभाव पाया जाता है, तो वह अपने दोस्तों के साथ किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत जुड़ जाता है। उसके बाद अगला बिंदु आता है खोखली मित्रता, होलो फ्रेंडशिप। खोखली मित्रता से तात्पर्य ये हुआ कि बाल्य अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है वह छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े कर लेता है, उनसे रूठ जाता है। अगला बिंदु आता है नैतिकता की शुरुआत, यानी शेष अवस्था के अंतर्गत बालक जो होता है उसके अंतर्गत नैतिकता का अभाव पाया जाता है, और बाल्य अवस्था के अंतर्गत आते आते उसमें नैतिकता की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। सामाजिकता का विकास भी इसके अंतर्गत धीरे धीरे प्रारंभ होना लग जाता है। संग्रह की प्रवृत्ति, मतलब वह अपने बाल्यावस्था के दौरान वस्तुओं का संग्रह करना सीख जाता है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, दमन और प्रदर्शन दोनों प्रकार की क्रियाएं बालक जो है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत दर्शाता है। रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगता है। कॉल और ब्रूस ने कहा है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो है वह रुचियों में अस्पष्ट परिवर्तन की अवस्था है। उसके बाद रोस ने कहा है कि बाल्य अवस्था को छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता, सूडो मैच्योरिटी कहा जाता है। छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का आश्चर्य ये हुआ कि जैसे ही मान लीजिए कि आप 8-10 साल के बच्चे को कोई काम करने के लिए दोगे तो वह वयस्क व्यक्ति की तरह है या किशोर व्यक्ति की तरह सोचेगा कि वह उस कार्य को जिम्मेदारी के साथ कर सकता है। उसको लगता है कि वह अब इस कार्य को करने के लिए परिपक्व हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। रोस का मानना है कि बालक के विकास के अंतर्गत इस अवस्था के अंतर्गत स्थिरता आ जाती है, यानी बालक का शारीरिक विकास जो है वो एक प्रकार से रुक सा जाता है। कॉल व बुश ने कहा है कि जीवन का जो है ये अनोखा काल होता है। किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है।
कैरेन हार्नी ने कहा है कि मूल दुश्चिंता की अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। अब कोल और बुश ने जो कहा है कि जीवन का अनोखा कार्य, इसको याद रखने का एक सीधा सा तरीका ये हुआ कि जैसे ही हम ब्रश करते हैं कोलगेट के साथ तो हमारे दांत जो होते हैं वो अनोखे रूप से चमकने लग जाते हैं। इसलिए हम इसको इससे जोड़ के याद रख सकते हैं कि कोल और ब्रश करने से क्या होते हैं, दांत अनोखे दिखने लग जाते हैं। किल पैट्रिक, किल यानी मारना, यानी किसी के साथ हमारा जो होता है वो द्वंद्व हो जाता है तो उसके अंतर्गत हमारे अंतर्गत रोष आ जाता है। और किल पैट्रिक क्या कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंद्वात्मक की अवस्था है। सिरिल बर्ट का कहना है कि निरुद्देश्य भटकने की अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। शिक्षकों का मानना है कि यह अवस्था जो होती है वो आरंभिक विद्यालय अवस्था होती है। आरंभिक विद्यालय अवस्था कैसे हुई? जैसे हमने शेष अवस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था के रूप में माना तो 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो बाल्य अवस्था जो होती है अपनी, उसको क्या नाम दिया गया है? आरंभिक विद्यालय अवस्था। और अभिभावकों का मानना है कि यह जो अवस्था है बाल्य अवस्था, यह चातुर्यकाल या उत्पत्ति अवस्था होती है। इसके अंतर्गत बालक ज़्यादा से ज़्यादा शैतानी करते हैं, अपने स्तर पर वह चतुराई भी करते हैं। इसके अलावा इसका और क्या क्या नाम दिया जाता है? दल आयु, समूह आयु, टोली एज, गेम एज, खेल आयु, अर्जुन की आयु आदि नामों से इन अवस्था को पुकारा जाता है। यानी दल के साथ रहना पसंद करता है तो इस अवस्था को दलायु कहा जाता है। समूह के साथ रहता है तो इसके लिए ग्रुप एज कहा जाता है। या फिर टोली बना के रहते हैं 5-7 बच्चे तो उसको गैंग एज कहा जाता है। एक साथ खेलते हैं तो इसको गेम एज भी कहा जाता है। ये तो है गेम एज। और जो शेष अवस्था थी अपनी वो क्या थी? टॉय एज। ये खेल आयु है और वो क्या थी? खिलौनों की आयु। अर्जुन की आयु यानी इसके अंतर्गत जो लैंगिक ऊर्जा जो होती है वो मार्गांतरीकरण द्वारा अनेक अन्य जो कार्य हैं उनके अंतर्गत लग जाती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? अर्जुन की आयु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था और उसकी विशेषताएं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।